हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस क्रम में मैं आपको यूनिट सेकेंड पढ़ा रहा हूं। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आपको मैं संगठन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्लासिकल थियरी पढ़ा चुका हूं और साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी और डिसीजन मेकिंग थियरी और ब्यूरोक्रेसी थ्योरी यानी कि नौकरशाही सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत। आज मैं आपको संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत 5वां सिद्धांत मानवीय संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशंस थियरी बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा। शास्त्रीय और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है यह मनुष्यों को एक मशीन मानता है, यह मनुष्यों को एक मशीन मानता है। जैसा कि शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत केवल संरचनात्मक पहलुओं पर बल दिया गया था, कार्यात्मक पहलुओं पर बल दिया गया था, उसमें मनुष्य को एक मशीन माना गया था। और वहीं वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वह संगठन का संचालन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए सुझाव देता है। वह संगठन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण मिल में या संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू करने पर बल देता है। तो इन दोनों सिद्धांतों ने मनुष्य को केवल एक मशीन बना दिया था, मनुष्य को एक मशीन बना दिया था। इसीलिए हम संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत कहते हैं या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने सुविधाएं तो दे दी, संगठन में सुविधाएं तो दे दी या मिल फैक्ट्रियों में उन्होंने सुविधाएं दे दी। तो जितने भी ये प्रयोग किए गए हैं या जो दृष्टिकोण डेवलप किया गया है यह मिल फैक्ट्रियों के ऊपर ही किया गया है कि उत्पादकता में कैसे अधिक से अधिक वृद्धि हो, उत्पादकता में कैसे वृद्धि हो, हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करें। उत्पादकता में वृद्धि मिल फैक्ट्रियों कारखानों में जो उत्पादकता में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए थे, चाहे वह शास्त्रीय सिद्धांत हो, चाहे वह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हो, चाहे यह निर्णय निर्माण सिद्धांत हो। तो जो प्रयोगकर्ता थे, जो वैज्ञानिक थे, जैसे कि हेनरी फेयोल ने शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संगठन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसी तरह से वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में FW टेलर ने संगठन को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार संचालित करने का सुझाव दिया है। लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ तो किया, विभिन्न दृष्टिकोण प्रतिपादित किए कि संगठन का संचालन इस तरह से होना चाहिए या मिल फैक्ट्रियों में हमें इस तरह की परिस्थितियां लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, ये संसाधन होना चाहिए, यह उपकरण होना चाहिए और मनुष्यों से हमें काम लेना चाहिए और उनको मनुष्यों को ऐसा कंडीशन प्रदान कर दिए, ऐसे साधन प्रदान कर दिए जिससे कि मनुष्य अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और हमारे मिल फैक्ट्रियों की आय हो। लेकिन इससे उत्पादकता में बहुत वृद्धि नहीं की गई, जितना वो चाहते थे उस हिसाब से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। फिर इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम उत्पादकता में किस तरह से वृद्धि करें। हमने सारी सुविधाएं तो दे दी हैं, मिल फैक्ट्री में जितने भी उपकरण लगाए गए हैं उपकरण दे दिए हैं और विभिन्न सुविधाएं दे दी हैं, फिर भी हमारा उत्पादन कैसे और अधिक बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने अब क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया, मनुष्य के व्यवहारों पर केंद्रित किया, मानवीय व्यवहारों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया कि उन्होंने सोचा कि हमें अब मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए कि मनुष्य कैसे काम करते हैं, मनुष्य समूह में कैसे काम करते हैं, वह कैसे उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तो यह जो संगठन का यह सिद्धांत है यह मनुष्य के व्यवहारों पर बल दिया, इसीलिए इसने मानवीय संबंध सिद्धांत कहा जाता है। इसको हम मानवीय संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशंस थियरी भी इसको कहा जाता है। तो उन्होंने मनुष्य के आपसी संबंध है, मिल फैक्ट्रियों में भाई एक व्यक्ति तो कार्य करते नहीं है, एक व्यक्ति कार्य करते नहीं है, उसमें अनेकों व्यक्ति कार्य करते हैं, अनेकों व्यक्तियों का आपस में अनौपचारिक संबंध हो जाता है। मिल फैक्ट्रियों में हजारों वर्कर कार्य करते हैं तो हजारों वर्गों में एक समूह की भावना हो जाती है, उसमें अपनत्व की भावना हो जाती है, लोगों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, प्रेम जुड़ जाता है, लोग समूह में कार्य करने लगते हैं और साथ कार्य करने लगते हैं।
तो यह जो समूह की भावना होती है या मनुष्यों का जो अनौपचारिक संबंध होता है, यह भी उत्पादकता पर प्रभाव डालता है, उत्पादकता की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। इस संगठन के जो प्रतिपादक हैं एल्टन मेयो हैं। एल्टन मेयो या इनको मायो भी कहा जाता है। एल्टन मेयो या एल्टन मायो दोनों ही सही है। किसी किताब में आप मायो पढ़ेंगे, किसी में मेयो पढ़ेंगे। एल्टन मेयो को जाता है। इस मानवीय संबंध सिद्धांत शुरू करने का श्रेय एल्टन मेयो को जाता है। एल्टन मेयो को ही इसका प्रतिपादक कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि 1920 के पश्चात औद्योगिक जगत में निरंतर अनेकों प्रयोग किए गए थे, निरंतर उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयोग किए गए थे। तो जो संगठन के जो पूर्व के सिद्धांत थे, जैसे शास्त्रीय सिद्धांत था या वैज्ञानिक सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था, उसने मनुष्यों को एक मशीन बना दिया था और उसमें प्रबंधक और कर्मचारी के बीच की दूरी बढ़ा दी थी। यानी कि नियोक्ता एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच दूरी बढ़ गई थी। नियोक्ता ने उनको साधन दे दिया, संसाधन दे दिया, कच्चा माल दे दिया। अब कर्मचारियों से वह अपेक्षा करने लगे कि वह उत्पादन करें। कर्मचारियों से अपेक्षा करने लगे कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करें। तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच की दूरी बढ़ गई, उनमें कोई भावनात्मक लगाव नहीं रह गया, उनमें कोई आपसी संबंध नहीं रह गया। जो भी संबंध था सब औपचारिक था, जो आपसी संबंध था। उनके नियोक्ता वर्ग को या प्रबंधक वर्ग को कर्मचारियों के सुखों से, दुखों से, उनके समूहों से कोई लेना देना नहीं था। उनको केवल प्रोडक्शन से लेना था कि हमारे कंपनी में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। कर्मचारी क्या हैं, कैसे हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनकी मन स्थिति क्या है, इस सबसे उनको मतलब नहीं था। तो मानवीय संबंध ने यह सुझाव दिया कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो दूरी है वह दूरी कम होनी चाहिए, वह दूरी समाप्त होनी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच की जो दूरी है वह दूरी समाप्त होना चाहिए। कर्मचारियों को मशीन नहीं समझना चाहिए, कर्मचारियों को केवल अपने उत्पादन के विभिन्न कारकों में से एक कारक नहीं समझना चाहिए, एक फैक्टर नहीं समझना चाहिए कि ये जो कर्मचारी वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग हैं यह भी एक फैक्टर हैं, इनसे हमारे कंपनी का उत्पादन होता है। उनको मनुष्य समझना चाहिए और मनुष्य की तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनसे आत्मीय लगाव रखना चाहिए, और उनके विभिन्न समस्याओं को ध्यान में देना चाहिए, उनकी विभिन्न समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए और उनसे भावनात्मक लगाव स्थापित करके हम उनको प्रेरित कर सकते हैं और फैक्ट्रियों में उत्पादन अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो इन सब संबंध में एल्टन मेयो ने प्रयोग किए। तो 1920 के दशक के अंत में और 1930 के दशक के प्रारंभ में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एल्टन मेयो और उनके साथियों के नेतृत्व में वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी के हाथोर्न संयंत्र में अनुसंधान किया। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी हाथोर्न संयंत्र में, इसको हाथोर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1920 के उत्तरार्ध में और 1920 के पश्चात और 1930 के पूर्व में, 1920 और 1930 के बीच में एल्टन मेयो और उनके साथियों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में एक प्रयोग किया जिसको हम हाथोर्न प्रयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह हाथोर्न प्लांट में किया गया था। एल्टन मेयो और उनके साथियों ने कई प्रयोग किए हैं। उस कंपनी के अंदर वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल प्रयोग के अंतर्गत मानवीय संबंध दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया एक टेक्सटाइल मिल में। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने टेक्सटाइल मिल में किया। टेक्सटाइल 1923 में
पहला प्रयोग, एक टेक्सटाइल मिल थी फिलाडेल्फिया के नज़दीक। फिलाडेल्फिया के नज़दीक एक मिल थी, टेक्सटाइल मिल, यानी कि कपड़ों की मिल थी या सूती मिल थी। तो उस टेक्सटाइल मिल में उन्होंने प्रयोग किया और मिल के सभी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान कर दी। मिल के सभी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान कर दी, और जो सुविधाएं उन्होंने दिया था वह उच्च कोटि का था। जो सुविधाएं दिया था उन्होंने उच्च कोटि का था। तो मिल को एक मॉडल संगठन के रूप में माना गया। मिल को, क्योंकि मिल में प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए मिल को मॉडल संगठन के रूप में विकसित किया गया था कि यह प्रयोग करने के लिए एक मॉडल है, एक नमूना है कि हम इसका प्रयोग इस मिल के कर्मचारियों के ऊपर अपना प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो विभिन्न विभाग होते हैं, उन विभागों में श्रमिक परिवर्तन जो होता है, श्रमिक परिवर्तन जो होता है वह 5% था। कुछ विभागों में 5% था और कुछ विभागों में 250% तक था। कुछ विभागों में 250% तक था। तो श्रमिक परिवर्तन था वहाँ। श्रमिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जब मिल में लोग काम करते हैं, तो जो रोज के वर्कर लगते हैं, जैसे कि रोज 100 वर्कर लगाए जाते हैं, तो उसमें से फ्लक्चुएशन होता रहता है वर्करों की संख्या का। जैसे कि कभी 80 आ गए, कभी 40 आ गए, कभी 60 आ गए, तो इसको हम श्रमिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कुछ लोग काम करने नहीं जाते हैं, कुछ लोग काम करने नहीं जाते हैं, या काम छोड़ने लगते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम श्रमिक परिवर्तन करते हैं। यानी कि जब कंपनी में फिक्स होता है कि किसको कौन से काम करने हैं, और सबका शिफ्ट बना रहता है। यदि एक शिफ्ट में 20 कर्मचारी अनुपस्थित हो जाते हैं, तो 20 कर्मचारियों का काम कौन करेगा? फिर किसी दूसरे को लगाना पड़ेगा। किसी दूसरे को जब लगाना पड़ेगा तो वो अपने तरीके से कार्य करेगा। इससे उत्पादकता प्रभावित होगी। इससे उत्पादकता क्या होगी? प्रभावित होगी। तो श्रमिकों की जो रोज यानी कि श्रमिकों की अनुपस्थिति बढ़ती जा रही थी। वह कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, और मिल को छोड़ देते थे। तो एल्टन मेयो ने प्रयोग किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, श्रमिक परिवर्तन क्यों हो रहा है। एल्टन मेयो ने कर्मचारियों को कई प्रोत्साहन दिए। एल्टन मेयो ने उस मिल में, टेक्सटाइल मिल में कर्मचारियों को कई प्रोत्साहन दिए, लेकिन विभिन्न प्रोत्साहनों के बाद भी श्रमिक परिवर्तन में कमी नहीं आई। तो एल्टन मेयो ने म्यूल स्पिनिंग विभाग में इस समस्या का अध्ययन किया। म्यूल स्पिनिंग, यह टेक्सटाइल का एक शाखा होती है, स्पिनिंग विभाग, जिसमें कि धागे बनते हैं। म्यूल स्पिनिंग विभाग में उसने एक प्रयोग किया, समस्या का अध्ययन किया कि श्रमिक परिवर्तन हो क्यों रहा है। तो उसने जो यह पाया कि जो श्रमिकों में परिवर्तन है, उसका मूल कारण क्या है? विश्राम की समस्या है। यानी कि श्रमिकों से लगातार विश्राम की समस्या है। श्रमिकों से लगातार कार्य लिया जा रहा था। उनको विश्राम करने का समय नहीं दिया जा रहा था। यानी कि 8 घंटे अगर कार्य कर रहे हैं तो 8 घंटे कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। यदि 10 घंटे कार्य कर रहे हैं तो 10 घंटे कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिक थक जाते थे बेचारे, और दूसरे दिन अनुपस्थित हो जाते थे। जाहिर है कोई भी व्यक्ति लगातार कार्य नहीं कर सकता है, उसको विश्राम का समय नहीं दिया जाएगा तो वह कार्य नहीं कर सकता है। तो एल्टन मेयो ने पाया कि कामगारों में थकावट उत्पन्न हो रही है। जो श्रमिक वर्ग हैं, कामगार हैं, उसमें थकावट उत्पन्न हो रही है। और उसने अब क्या किया? विश्राम का समय लागू कर दिया। मेयो ने क्या किया? विश्राम का समय लागू कर दिया। यानी कि वह काम करते थे, अब श्रमिक जो होते हैं वह कार्य करते थे, और बीच बीच में विश्राम का समय दे देते थे। इससे उनमें थोड़ा सा ताजगी आ जाती थी। यानी कि लगातार अब काम नहीं करना होता है। अब वह काम करते थे, जब थक जाते थे थोड़ी सी रेस्ट कर लेते थे, फिर काम करते थे, फिर रेस्ट ले लेते थे। तो एल्टन मेयो ने उनको विश्राम देना शुरू किया, और श्रमिकों को इसके लिए अभिप्रेरित किया। और उसने पाया कि जो श्रमिक परिवर्तन है, यह श्रमिक परिवर्तन समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब श्रमिकों को आराम करने का समय भी मिल रहा है। कार्य करने के पश्चात जब थक जा रहे हैं तो वह बीच बीच में आराम भी कर लेते थे। तो इससे अब क्या होता है कि उत्पादन कार्य बढ़ता है।
उत्पादन कार्य बढ़ता है, कामगारों के मनोबल में भी सुधार आता है। और जब उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में जब वृद्धि होती है तो मेयो ने क्या किया कि उनको बोनस देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उत्पादकता अधिक होती है तो जो लाभांश होता है उस लाभांश को कर्मचारियों में इसने बांटना शुरू कर दिया, बोनस के रूप में बांटना शुरू कर दिया। अब उसने बोनस भी देना शुरू कर दिया, विश्राम देना भी शुरू कर दिया। तो इससे उसने पाया कि इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हुई है, उनकी इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई है, कार्यशैली में सुधार हुआ है, श्रमिक परिवर्तन कम हुआ है और कर्मचारी के अंदर एक प्रेरणा आई है, वह प्रेरणा से अधिक कार्य कर रहे हैं और इसे उत्पादन कार्यों में वृद्धि होने लगी। तो अपने पहले प्रयोग में एल्टन मेयो ने पाया कि जो श्रमिक परिवर्तन हो रहा है वह मूलतः थकावट के कारण हो रहा है। तो एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में उसने पाया कि जो श्रमिक परिवर्तन की जो मूल समस्या है वह विश्राम की समस्या है और विश्राम की समस्या के कारण श्रमिक परिवर्तन की दर अधिक है। तो उसने जो अनुसंधान किया इस म्यूल स्पिनिंग विभाग में, उस अनुसंधान में इस श्रमिक परिवर्तन की समस्या को उसने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। और जब श्रमिक परिवर्तन की समस्या को सॉल्व कर दिया तो उनको बोनस देना भी प्रारंभ कर दिया और इसे कर्मचारियों में एक नई ताजगी का संचार हुआ, उनको प्रेरणा मिलने लगती है, उनको अतिरिक्त आय होने लगती है, तो वह मन से काम करने लगते हैं। तो एल्टन मेयो ने यह पाया कि जो उत्पादकता दर में कमी का मूल कारण जो है वह मनुष्य हैं। मनुष्यों में विश्राम का समय नहीं दिया जा रहा है, उनको अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने अपने कार्यों को अस्थायी कर लिया था कि हमें 8 घंटे में कितना करना है, इतना ही करना है। उनको उत्पादकता से मतलब नहीं था, वह केवल 8 घंटे काम करने, 8 घंटे में जितना उनको कार्य हो सकता था उतना ही कार्य करते थे। इस तरह से एल्टन मेयो ने मानवीय संबंधों के समस्त पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात उसने यह पाया कि मानवीय दशाओं को दूर करके हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूल स्पिनिंग विभाग में जो 1923 में जो अध्ययन किया था, इसका निष्कर्ष यह निकला कि अब जो है सामाजिक संगठन कार्य करने लगा। अब सामाजिक संगठन कार्य करने लगा। विभिन्न जो श्रमिक होते हैं वह आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं कि कब किसको विश्राम करना है, कब किसको विश्राम करना है। इससे जो कर्मचारी वर्ग होता है या जो कामगार होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनमें आपस में परामर्श करते हैं और परामर्श करने के पश्चात अंतःक्रिया उत्पन्न हो जाती है, उनमें जागरूकता आती है और कामगारों ने सामूहिक निर्णय लेने प्रारंभ कर दिए। इसे भीड़ परिकल्पना का यह प्रभाव उल्टा हो गया कि भीड़ निर्णय नहीं लेती है, भीड़ स्वार्थ से प्रेरित होती है। इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि भीड़ भी निर्णय ले सकती है, यानी कि श्रमिक वर्ग भी निर्णय ले सकते हैं। वह निर्णय लेके सामाजिक संगठन स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। अब म्यूल स्पिनिंग विभाग में जो प्रयोग किए गए, इसने यह सिद्ध कर दिया कि कामगार के शारीरिक कार्य, पर्यावरण, कल्याण और उत्पादकता के बीच स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध विद्यमान है। यानी कि उनके पर्यावरण, कामगारों के पर्यावरण, उनके शारीरिक क्षमता, उनके कल्याण, उनकी आवश्यकता के बीच स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध विद्यमान हैं। यदि उनको उचित संसाधन, तापमान, प्रकाश, अन्य शारीरिक कार्य और मजदूरी प्रोत्साहन योजनाएं उनको दी जाती हैं, कामगारों को प्रदान की जाती हैं, तो इसके बदले वह अधिक उत्पादन करेंगे। प्रबंधकों की यह राय थी। तो इस प्रक्रिया पर विचार करने के लिए जॉर्ज पैनाक के नेतृत्व में तो इस मनोभाव पर विचार करने के लिए जॉर्ज पैनाक के नेतृत्व में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथोन संयंत्र में अनुसंधान संबंधी कार्य को शुरू कर दिया। किसमें? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में। अब ये प्रयोग शुरू होता है और इस प्रयोग में वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में करीब 3500 कामगार नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी होती हैं। अब एल्टन मेयो द्वारा 1923 में यह पहला प्रयोग था
अब 1924 में दूसरा प्रयोग किया जाता है जिसको हम महान अलंकरण प्रयोग के नाम से जानते हैं। ये प्रथम प्रयोग है टेक्सटाइल मिल का, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एल्टन मेयो ने पहला प्रयोग अपना फिलाडेल्फिया के नज़दीक एक टेक्सटाइल मिल में किया और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में किया था। दूसरा प्रयोग उसका महान अलंकरण प्रयोग के नाम से जाना जाता है, जिसको कि 1924 से 1927 के बीच उसने किया था। 1924 से 1927 के बीच किया था, या इसका कुल प्रयोग जो किया गया था 1927 से 1932 के बीच माना जाता है कि इसने 1927 से 1932 तक हाथोर्न प्रयोग किए थे। हाथोर्न प्रयोग किए थे 1927 से 1932 के बीच हाथोर्न प्रयोग किए थे। तो वह धीरे धीरे शुरू करता है, अपना प्रयोग धीरे धीरे शुरू करता है, कई पार्ट में शुरू करता है। तो वह जब वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में 3500 लेबर नियुक्त कर दिए जाते हैं। इसमें दो समूह होते हैं, इसमें महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, और इनको वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में दो समूहों में बांटा जाता है। एक होता है नियंत्रण समूह और दूसरा होता है परीक्षण समूह के ऊपर विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। इनको कार्य करने की विभिन्न दशाएं उत्पन्न की जाती हैं। एक समूह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो जब परीक्षण समूह के ऊपर विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं, इनको कार्य करने की विभिन्न दशाएं दी जाती हैं, विभिन्न स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, तो फिर यह आंका जाता है कि उत्पादन वृद्धि कितना हुआ। तो दोनों में करीब करीब उत्पादन वृद्धि एक समान हुआ था। और एक समय ऐसा आता है कि फिर परीक्षण समूह पे उसने विभिन्न सुविधाएं देना शुरू कर दिया, जैसे कि जलपान की सुविधा, विभिन्न सुविधा देना शुरू कर दिया। और फिर कुछ समय के पश्चात उनमें कटौती कर दी, उनके सुविधाओं में कटौती कर दी। तो इतना सब परिवर्तन करने के पश्चात भी एल्टन मेयो को यह लगा कि उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई है, उत्पादकता में या उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, चाहे वह नियंत्रण समूह हो, चाहे वह परीक्षण समूह हो। जिन दो समूहों पे प्रयोग किया गया, इसमें उत्पादन कार्य में कोई कमी नहीं आई है, उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि जैसे जैसे स्थितियां परिवर्तित की जाती हैं, जैसे जैसे स्थितियां परिवर्तित की जाती हैं, जैसे जैसे इनके ऊपर प्रयोग किया जाता है, इनके अधिकार, इनके सुविधाएं दी जाती हैं, फिर वापस आ जाती है, तो कुछ समय के लिए उत्पादकता में गिरावट होती है, लेकिन फिर उत्पादकता सामान्य हो जाती है। फिर उत्पादकता जो होती है, उत्पादन की क्षमता जो होती है, सामान्य हो जाती है। तो अनुसंधानकर्ता दल इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हो सकता है कि यह जो उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है, यह अनुसंधानकर्ता के कारण हुआ है। यानी कि श्रमिकों को लगा कि हमारे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, और उन्होंने अच्छे से कार्य करना शुरू किया, अच्छे से कार्यों में रुचि दिखाई, और इसी रुचि के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। फिर एल्टन मेयो को 1927 में फिर आमंत्रित किया गया विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए, और अब एल्टन मेयो फिर हाथों प्रयोग करते हैं। तो अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है वह रुचि के कारण हुई है। कामगारों को यह लगा है कि अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा हमारे ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में रुचि दिखाई। तो इन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जो कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, कामगारों के बीच एक अनौपचारिक संबंध होता है, और यह अनौपचारिक संबंध से ही कामगार संगठित होते हैं। यह आपस में भावना के द्वारा बंधे होते हैं, आपस में भावनात्मक लगाव होता है, इनमें कार्यों का लगाव होता है। जैसे कि कोई श्रमिक किसी मशीन पर कार्य कर रहा है और उसको कहीं जाना है, उसको 5 मिनट के लिए कहीं जाना है या 2 मिनट के लिए कहीं पानी पीने जाना है, तो पानी पीने जब चला जाएगा वह, तो उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। वह क्या करता है, किसी दूसरे साथी को कह देता है कि मेरा मशीन देखते रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। इस तरह से उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मिल फैक्ट्रियों में
कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनमें आपस में मानवीय संबंध होता है। वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और अगर कोई श्रमिक बीमार हो जाता है या कोई श्रमिक थक जाता है तो उसकी जगह पर वह स्वयं कार्य करने लगते हैं। इससे उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होती है। और उसके पश्चात एल्टन मेयो और उसके साथी ने आगामी प्रयोग जो किया वह मानवीय मनोवृत्तियों और भावनाएं संबंधी प्रयोग किया। 1928 से 1931 में किया। इन्होंने 20,000 वर्करों का साक्षात्कार लिया, 20,000 श्रमिकों का साक्षात्कार लिया और प्रत्येक लोगों से बात की, मिल की समस्याओं पर बात की, उनकी खुद की समस्याओं पर बात की, विभिन्न सर्वे किए। 20,000 लोगों से इसने इंटरव्यू लिया और 20,000 लोगों पे सर्वे किया, उनसे कंपनी के सुविधाओं के बारे में बात की, उनकी समस्याओं के बारे में बात की। और कामगारों को लगने लगा कि हमारी समस्याएं सुनी गई हैं और इससे वह और अधिक काम करने लगे, इस आशा में काम करने लगे कि हमारी समस्याओं का जल्द ही निदान किया जाएगा। एल्टन मेयो ने पाया कि सिर्फ उनके साथ जुड़ने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। यानी कि जब प्रबंधक वर्ग कामगारों के साथ मानवीय रूप से या भावनात्मक रूप से संबंध स्थापित करेगा तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो एल्टन मेयो ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधकों को भी मनुष्यों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, मनुष्य के मनोवृत्तियों और भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कार्य करवाना चाहिए। और उनकी मनोवृत्तियाँ, उनकी भावनाएं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। अब जो अंतिम प्रयोग था एल्टन मेयो का वह था सामाजिक संगठन। 1931 से 32 में किया गया सामाजिक संगठन, यानी कि समाज में लोग संगठन अपना कैसे बना लेते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है वह ग्रुप कैसे बना लेता है, ग्रुप में रहकर कैसे कार्य करता है। तो यह जो एल्टन मेयो का प्रयोग था यह अंतिम अध्ययन था। हम देखते हैं कि मिल फैक्ट्रियों में जब लोग कार्य करते हैं तो एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप के अधीन ही कार्य करते हैं। और ग्रुप के अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं वह कार्यशैली को निश्चित कर लेते हैं। जो कामगार वर्ग होता है वह काम करने के लिए एक आचार संहिता तैयार कर लेता है कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में यह पाया गया कि जो कामगार थे उन्होंने एक अपनी आचार संहिता तैयार कर ली थी। सारे श्रमिक मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन में उन्होंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, कुछ कार्यों को निश्चित किया कि किसको क्या कार्य करना है। उसने यह कहा कि किसी को बहुत अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक उत्पादन कार्य नहीं करना चाहिए। और उसने यह भी कहा कि सबको अपने पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से उसने विभिन्न नियम बनाया। और नियम क्या बनाया है उसने? नियम यह बना लिया कि सब लोग समान उत्पादन करेंगे, कोई अधिक उत्पादन नहीं करेगा और कोई कम उत्पादन नहीं करेगा। जब सभी लोग समान उत्पादन करेंगे तो सबकी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। यदि कोई अधिक उत्पादन कर देता है, यदि कोई वर्ग जो होता है या कोई ग्रुप अधिक उत्पादन कर लेता है, कोई ग्रुप जो होता है वो कम उत्पादन करता है, तो इस ग्रुप की नौकरी जा सकती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब साथ साथ मिलकर कार्य करेंगे और समान उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से सामाजिक संगठन का रूप ढांचा विकसित होता है कामगारों के बीच और उनमें अनौपचारिक संबंध हो जाते हैं और वह एक साथ ही कार्य करने लगते हैं और कार्य के एक आचार विचार बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं और इन नियमों के आधार पर वह काम करने लगते हैं। इससे उत्पादकता में कोई असर नहीं पड़ता है। तो एल्टन मेयो ने पाया कि जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं उस अनुसंधान के अंतर्गत इन कामगारों का इन संयंत्रों से कोई लेना देना नहीं है, इस आर्थिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। और उसने एल्टन मेयो ने यह भी पाया कि कामगार जो है वह सामाजिक संगठन या औपचारिक संगठन बना लेते हैं, वह सामूहिक कार्य पर बल देते हैं, समूह में कार्य करने पर अधिक बल देते हैं। और एल्टन मेयो ने यह भी पाया कि जो उत्पादन है वह सामाजिक प्रणाली का आधार हो गई है, सामाजिक प्रणाली का आधार हो गई है। यानी कि जो उत्पादन जो होता है वह केवल मशीनों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि मशीनों पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वह भी उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो सामाजिक प्रणाली होती है उस संगठन में डेवलप कर जाती है और उसी से
उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है या प्रभावित होती है। यदि श्रमिक चाहेंगे तो अधिक उत्पादन कर देंगे, श्रमिक चाहेंगे तो कम उत्पादन करेंगे। इसलिए प्रबंधकों को श्रमिकों के साथ सहयोग करना चाहिए। मनुष्यों को एक मशीन नहीं समझा जाना चाहिए, मनुष्यों को एक मशीन नहीं समझा जाना चाहिए। मनुष्य की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो भी मानवीय परिस्थितियां हैं वह सभी मानवीय परिस्थितियां उनको प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह से इस संगठन, इस तरह से यह मानवीय संबंध विचारधारा या मानवीय संबंध दृष्टिकोण मनुष्यों को एक मशीन नहीं मानती हैं, बल्कि मनुष्यों को उस फैक्ट्री का, उस मिल का, संगठन का अंग मानती है। वह संगठन का अंग मानती है और वह एक भावनात्मक प्राणी मानती है, भावनात्मक प्राणी मानती हैं जिनमें की उद्दीपन क्रिया होती है, जिनमें उद्दीपन क्रिया होती है। विभिन्न अध्ययनों के द्वारा एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के पश्चात जो विभिन्न अध्ययन किए गए, उस अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच दूरी नहीं होना चाहिए, उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। और जो संगठन कार्य करता है वह सहयोग पर कार्य करता है, समन्वय पर कार्य करता है, नियंत्रण पर कार्य करता है, संतुलन पर कार्य करता है। तो इस तरह से 1940 के पश्चात हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत में इस मानवीय संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा, मानवीय संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। और मानवीय संबंध ने जो शास्त्रीय दृष्टिकोण ने जो कमियां छोड़ी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने जो कमियां छोड़ी थी, उन कमियों को मानवीय संबंधों के द्वारा पूरा किया गया, मानवीय संबंध सिद्धांतों के द्वारा पूरा कर दिया गया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मानवीय संबंध दृष्टिकोण के बारे में शॉर्ट में बताया है, संक्षेप में बताया है, क्योंकि एक इसका अलग से टॉपिक है एल्टन मेयो का, संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण के अंतर्गत। और मैंने आपको जितना बता दिया है मानवीय संबंध दृष्टिकोण, उतना आप लोग अगर अध्ययन कर लेंगे तो उतना आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त होगा, परीक्षाओं के लिए पर्याप्त होगा। यानी कि मानवीय संबंध क्या कहते हैं कि मानवीय संबंध दृष्टिकोण क्या कहता है कि मनुष्यों के संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए, मनुष्यों को एक मशीन नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य ग्रुप में कार्य करते हैं उनमें मानवीय संबंध स्थापित हो जाता है, अनौपचारिक संबंध स्थापित हो जाता है। वह अपने मनोवेगों से, अपने भावों से, अपनी भावनाओं से, प्रेम से एक दूसरे से बंध जाते हैं, और जो वह एक सामाजिक संगठन के रूप में डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों की सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए, उनको भौतिक परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए, विश्राम के घंटे दिया जाना चाहिए, सामाजिक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उनको सामाजिक पुरस्कार समय समय पर दिए जाने चाहिए, आर्थिक पुरस्कार दिए जाने चाहिए। यानी कि मनुष्यों को जितने अधिक हम सुविधाएं देंगे, कामगारों को जितने अधिक सुविधाएं देंगे, उतने ही अधिक उत्पादकता में वृद्धि होगी। केवल शास्त्रीय विचारधारा से या वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण से हम उत्पादकता में वृद्धि नहीं कर सकते। हम सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन उत्पादन कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। इसलिए हमें मनुष्यों को ध्यान में रखकर चला जाना चाहिए। तो मानवीय संबंध विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति के सुविधाओं को ध्यान में रखता है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में बताया है। इतना आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। और जो भी आपको समस्या आती हो पढ़ने में, उससे आप कमेंट कर सकते हैं, और आप PDF पाने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल थियरी। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।